हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है अपना दुग्ध रसायन या डेयरी केमिस्ट्री। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री के बारे में अपनी चर्चा चल रही है। दूध संसाधन और दूध प्रसंस्करण के बारे में, किस प्रकार से मिल्क प्रोसेसिंग होती है डेयरी के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चर्चा अपनी हो चुकी है दूध को ठंडा करने की विधियां, और वो सब अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड पद होता है दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है, जिसके अंदर अपन ने दो विधियां काम में ली है। सबसे पहली विधि निम्न ताप अधिक समय विधि और एक होती है उच्च ताप अल्प समय विधि। इसमें पहली विधि अपन पढ़ चुके हैं, उसके बाद दूसरी विधि के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, उच्च ताप अल्प समय विधि। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ इस विधि को समझने का भी प्रयास कीजिए। देखो, ये जो उच्च ताप अल्प समय विधि है, ये जिस मशीन के अंदर संपन्न होती है, जिस पाश्चुरीकरण मशीन के अंदर ये विधि संपन्न होती है, उसके कई भाग होते हैं और उन भागों से दूध गुजरता हुआ जो है पाश्चुरीकृत होकर बाहर निकलता है। अब कौन कौन से भाग में क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखो, उच्च ताप अल्प समय विधि के अंदर सबसे पहले जो कच्चा दूध होगा ना, जो दूध ग्वालों से लिया गया है ना, जिस दूध को आप लोगों ने सुरक्षित रखा हुआ था, उस दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए सबसे पहले जो कच्चा दूध होता है वो मशीन के संग्रह कक्ष में जाता है। देखो, आप लोग देखेंगे कि जो मशीन होती है इस पाश्चुरीकरण की, उसके अंदर इस प्रकार से एक बहुत बड़ा पात्र लगा होता है ऊपर की तरफ, उसके अंदर दूध को भर दिया जाता है। तो वो जो चीज़ है ना, वो संग्रह कक्ष है। क्या है वो? संग्रह कक्ष, यानी इकट्ठा करने वाला कक्ष। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो कच्चा दूध होता है वो कहाँ जाएगा? संग्रह कक्ष से जाएगा पुनर्जनन भाग में। ध्यान रखना, अलग अलग भाग होते हैं इस मशीन के। तो सबसे पहले कच्चा दूध संग्रह कक्ष से जाएगा कहाँ पर? पुनर्जनन भाग के अंदर। ठीक है ना? चलो, मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट एक फ्लो डायग्राम के रूप में भी बता देता हूँ कि सबसे पहले दूध जो जाएगा ना, वो जाएगा संग्रह कक्ष में। ठीक है, संग्रह कक्ष से, या फिर में थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही अपन इसको ले लेते हैं। बात कर रहे हैं अपन कच्चे दूध के बारे में। तो देखो, जो कच्चा दूध होता है ना, ये कच्चा दूध सबसे पहले जाएगा कहाँ पर? संग्रह कक्ष में। ठीक है, संग्रह कक्ष से इस कच्चे दूध को भेज दिया जाता है पुनर्जनन कक्ष में। कहाँ पर भेजा जाएगा? पुनर्जनन कक्ष में या पुनर्जनन भाग में इसको भेज दिया जाता है। अब सुनो ध्यान से, इस पुनर्जनन भाग की अपन बात करें तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि दूध के बहाव को समान रखने के लिए, यानी दूध का बहाव बिल्कुल समान रहे, इसके लिए यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। क्या लगा होता है मशीन के अंदर? फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा होता है। और टैंक के अंदर, टैंक की जो सतह है ना, उसको समान बनाए रखने के लिए वहां पर फ्लोर वाल्व होता है। ध्यान रखेंगे, इन दो वाल्व के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है कि दूध के बहाव को समान करने के लिए, समान रखने के लिए यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं, और टैंक की सतह को समान रखने के लिए यहाँ पर फ्लोर वाल्व लगा होता है। आगे चर्चा करें तो पुनर्जनन भाग में से ये जो दूध होता है, ये दो ट्यूब एक दूसरे के अंदर होती है। अब देख, सुनो ध्यान से, संग्रह कक्ष से दूध कहाँ पर आया? पुनर्जनन भाग में। अब पुनर्जनन भाग के अंदर दो ट्यूब होती है। ट्यूब के सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होती है, एक नलिका के अंदर क्या होती है? दूसरी नलिका यहाँ पर होती है ना। सिस्टम कुछ इस प्रकार का मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई बाहर एक नलिका है, ठीक है, ये बड़ी नलिका है, इसके अंदर एक छोटी सी नलिका होती है इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो इस तरह से यहाँ पर देखो, नलिका के अंदर नलिका वाला सिस्टम होता है, नलिका के अंदर नलिका वाला सिस्टम होता है। अब सुनो ध्यान से, इसमें होगा क्या? तो देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो ये अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाली जो नलिका होती है ना, इसमें दूध बहता है, पाश्चुरीकृत दूध।
पाश्चुरीकृत का मतलब होता है जिसको आप लोगों ने गर्म कर लिया है, जिसका पाश्चुरीकरण कंप्लीट हो चुका है, वो दूध बहता है किसके अंदर, इस पाश्चुरीकृत दूध बहता है कहां पर, अंदर वाली नलिका के अंदर। ठीक है, जो हल्का सा क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि आपने पाश्चुरीकरण ही गर्म करके किया है ना भाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, हल्का सा गर्म दूध होता है, पाश्चुरीकृत दूध होता है। ठीक है, और एक जो बाहरी नलिका होती है, इस बाहरी नलिका में जो दूध बहता है ना, वो होता है कच्चा दूध। क्या होता है भाई, हाँ ध्यान रखेंगे, बाहर की नलिका में जो दूध बहता है वो होता है कच्चा दूध, जो थोड़ा सा ठंडा होता है। भाई कच्चा दूध तो अभी आप लोग ठंडा करके ला रहे हैं ना उसको, तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। अब सुनो, ये जो एक के अंदर एक नलिका रखी हुई है, इसका लाभ क्या है, तो देखो भाई ध्यान से सुनना, इस एक के अंदर एक रखी हुई नलिका का पाश्चुरीकृत दूध को भी लाभ होता है और इसी का कच्चा दूध को भी लाभ होता है। बात आती है कैसे लाभ होता है, तो देखो भाई, पाश्चुरीकृत दूध अंदर से प्रवाहित हो रहा है, अंदर की नलिका में प्रवाहित हो रहा है। आपको पता है इसका तापमान थोड़ा ज्यादा है, और तापमान ज्यादा है मतलब जिस नलिका से ये बहेगा वो नलिका थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, गर्म हो जाएगी वो। और सुनो, जो बाहर की तरफ नलिका में दूध बह रहा है वो क्या है, कच्चा दूध है। क्या है, कच्चा दूध, ठंडा दूध है। तो आपको पता है कि जब इस गर्म नलिका के संपर्क में वो कच्चा दूध आएगा ना, तो वो हल्का सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। यानी ये पाश्चुरीकृत दूध जो होता है ना, ये अंदर की नलिका में जो प्रवाहित दूध हो रहा है, इस दूध के कारण जो कच्चा दूध होता है वो हल्का सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और बात करेंगे कि सर पाश्चुरीकृत दूध को क्या लाभ है, तो भाई बाहर वाला दूध ठंडा है ना, और नलिका के अंदर गर्म दूध बह रहा है, तो ठंडे दूध के संपर्क में जब गर्म दूध आएगा तो उसके तापमान में भी थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है भाई यहाँ पर कि जो कच्चा दूध होता है वो हल्का सा गर्म हो जाता है, ताकि इसको ज्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, और पाश्चुरीकृत दूध ठंडा हो जाता है, इसलिए इसे भी ज्यादा ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों प्रकार के दूध को यहाँ पर लाभ होता है। तो ध्यान रखें, पुनर्जनन भाग में से दो ट्यूब एक दूसरे के अंदर होती है, अंदर वाली ट्यूब से पाश्चुरीकृत दूध बाहर निकलता है तथा बाहर वाली ट्यूब से कच्चा दूध बहता है और पाश्चुरीकरण यंत्र में चला जाता है। यानी कच्चा दूध जो है वो पाश्चुरीकरण यंत्र में चला जाता है। दोनों प्रकार के दूध के साथ साथ बहने से दोनों को समान लाभ होता है, अर्थात कच्चा दूध पाश्चुरीकृत दूध के संपर्क में आने से कुछ गर्म हो जाता है तथा पाश्चुरीकृत दूध कच्चे दूध के संपर्क में आने से कुछ ठंडा हो जाता है। अब ये तो बात हुई कहाँ की, पुनर्जनन भाग की। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले कच्चा दूध कहाँ आया था, संग्रह कक्ष में। संग्रह कक्ष से कहाँ पर आया है, पुनर्जनन भाग में। अब पुनर्जनन भाग से ये जाएगा तापक के अंदर। कहाँ जाएगा, तापक, क्योंकि भाई इसको गर्म भी तो करना है ना। तो अब जो है इसको अपन कहाँ भेजेंगे, इस पुनर्जनन भाग से दूध को भेजा जाएगा, सबसे पहले इसको जो है ना पुनर्जनन भाग से भेजा जाएगा छन्ने के अंदर। छन्ने मतलब छानने का जो यंत्र होता है ना उसके अंदर। तो सुनो ध्यान से, पुनर्जनन भाग के बाद दूध छानने के लिए छन्ने में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, छन्ना, यानी कि इस प्रकार से चालनी वगैरह लगी होती है वहां पर छानने के लिए दूध को भेज दिया जाता है। इसके पश्चात दूध जो होता है वो अंतिम बार गर्म होने के लिए तापक में जाता है, यानी कि छनने के बाद ये दूध कहाँ पहुंचेगा, तापक में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, तापक में। ठीक है भाई, अब सुनो, तापक जहां पर ये दूध गर्म हो चुका है तो वहां पर एक वाल्व लगा होता है, उल्टा प्रवाह वाल्व। अब देखो भाई क्या होता है कि जो दूध आप लोगों ने गर्म होने के लिए तापक में भेजा है ना, उसमें से कुछ दूध ऐसा बच जाता है, नहीं पूरा दूध जो होता है वो गर्म नहीं हो पाता, कुछ दूध ऐसा बच जाता है जो गर्म नहीं हुआ या जो पाश्चुरीकृत नहीं हुआ। तो जो पाश्चुरीकृत नहीं होता है ना, उस दूध को ये जो उल्टा प्रवाह वाल्व है ये वापस मशीन में भेज देता है पाश्चुरीकरण के लिए, और जो दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है उसे बीच वाली नलिका से क्या कर दिया जाता है, मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे भेज दिया जाता है तापक के बाद कहां पर, शीतक में भेज दिया जाता है, जहां पर उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो शीतक में भेजने के बाद आपको जो है
वो इस प्रकार से पाश्चुरीकृत दूध मिल जाएगा। अब ये पाश्चुरीकृत दूध जो है इसको ठंडा करके आप लोग बाजार में वितरण के लिए भेज सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी उच्च ताप अल्प समय विधि, जिसको अपन ने विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि भाई ये जो पाश्चुरीकरण के लिए जो अपन ने उच्च ताप और निम्न समय विधि जो काम में ली या अल्प समय विधि जो काम में ली, इस विधि के लाभ क्या है ना, किस प्रकार से ये अपने लिए काम की हो सकती है, किस प्रकार से ये अपने लिए लाभदायक हो सकती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, तो इसके लाभ के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो ध्यान से आप लोग इसको समझने का प्रयास यहाँ पर कीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरह से ध्यान से आप लोग इसको पढ़ते रहिए और साथ के साथ आप लोग इसको समझते रहिए। तो देखो आगे बात करते हैं अपन कि ये जो पाश्चुरीकरण में विधि काम में ली है अपन ने, इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला लाभ तो होता है कि यह अधिक दूध के लिए उत्तम है भाई, यानी ज़्यादा दूध है आपके पास, डेयरी फार्म में ज़्यादा दूध आ रहा है तो अधिक दूध के लिए, ठीक है, अधिक दूध के लिए उत्तम है। क्या है ये? उत्तम है। तो ध्यान रखेंगे ये अधिक दूध के लिए क्या है? उत्तम है, सबसे उपयुक्त विधि है। क्योंकि भाई आप लोग यदि इसी प्रकार से जो अधिक समय विधि थी, निम्न ताप अधिक समय विधि, आधे घंटे तक आप लोग धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और इतना अधिक दूध है तो उसको आप लोग फिर एक जो है इस प्रकार से एक दिन में तो पाश्चुरीकृत कर ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यदि अधिक दूध है तो उसके लिए ये विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करते हैं कि समय कम लगता है। समय कम लगेगा ही सही भाई, क्योंकि यहाँ पर अपन धारण ही नहीं कर रहे हैं, केवल 15 सेकंड के लिए धारण कर रहे हैं, तो समय यहाँ पर क्या होगा? कम लगता है। समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तीसरी बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो भाई तीसरा अपन बात करते हैं यहाँ पर, और वो होता है संपूर्ण प्रक्रियाएं एक ही मशीन में पूरी हो जाती है। यानी आपको अलग अलग मशीन, अलग अलग भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण प्रक्रिया एक ही मशीन में संपन्न हो जाती है। तो संपूर्ण प्रक्रियाएं एक ही मशीन में संपन्न हो जाती है, यानी दूध को गर्म करना भी, दूध को छानना भी, दूध को ठंडा करना भी, सारी प्रक्रियाएं एक ही मशीन में संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका लाभ है, संपन्न हो जाती है। और क्या लाभ है भाई? तो देखो और लाभ की अपन बात करें तो चौथा लाभ होता है कि श्रम व चालू वेग कम लगता है। यानी एक तो मेहनत कम लगेगी, है ना, वो चालू वेग मतलब इस मशीन को चलाने के लिए, इस मशीन के लिए जो परिश्रम की आवश्यकता होती है वो कम होगा। तो चालू वेग कम लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो पांचवा लाभ होता है कि रीजनरेशन यानी पुनर्जनन में गर्म भाग के ताप को कच्चे दूध को गर्म करने में काम में लेते हैं, यानी ऊष्मा का अच्छा उपयोग यहाँ पर होता है। तो एक सिंपल सा अपन देख लेते हैं, ज़्यादा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा अपन लिखेंगे कि ऊष्मा का अच्छा उपयोग होता है। यहाँ पर ऊष्मा का अच्छा उपयोग होता है, और वो उपयोग मैंने आपको बता दिया भाई कि कच्चा दूध जो होता है वो तो पाश्चुरीकृत दूध को ठंडा करने के लिए काम आता है, और पाश्चुरीकृत दूध कच्चे दूध को गर्म करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा का अच्छा उपयोग होता है भाई। ठीक है, तो ये इसका लाभ हो गया। सिक्स्थ अपन बात करें तो देखो भाई कम जगह की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर कोई ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं है, कम जगह की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम जगह की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई अगली चर्चा अपन यहाँ पर करें
तो 7th होता है अपना यहाँ पर अन्य विधियों की अपेक्षा इसमें लगभग सभी थर्मोफिलिक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना अन्य विधियों की अपेक्षा जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो अन्य विधियों की अपेक्षा यहाँ अधिकांश थर्मोफिलिक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, है ना, यानी जीवाणु भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। थर्मोफिलिक का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो बहुत अधिक तापमान पर भी जो है जीवित रह सकते हैं, वैसे जीवाणु भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगली विधि की बात, अगले गुण की बात करें, इसके अगले लाभ के बारे में बात करें तो बड़े दुग्ध व्यवसाय के लिए उपयोगी है, यानी कि बहुत बड़ी डेयरी है तो वहाँ पर ये काम में ली जानी बहुत सरल होती है। तो बड़े दूध व्यवसाय के लिए उपयोगी है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपन इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था अपना इसका लाभ। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को पाश्चुरीकरण की दोनों विधियाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग इनको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये था अपना पाश्चुरीकरण और उससे संबंधित दो विधियाँ जिनको अपन ने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, अब अगला पद आता है आपका, मैंने आपको बताया है कि तीसरा जो पद है किसका, दुग्ध प्रसंस्करण, दुग्ध संसाधन का तीसरा प्रक्रम, और वो है निर्जमीकरण। क्या है, निर्जमीकरण। अब देखो, निर्जमीकरण का सिंपल सा मतलब होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। निर्जमीकरण का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना जो होता है ना, वो निर्जमीकरण कहलाता है। कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं निर्जमीकरण। हाँ, तो देखो, व्यापारिक रूप से निर्जमीकरण से तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे दूध के जीवाणु पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और इसे निर्जमीकरण अपन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो भाई, निर्जमीकरण से तात्पर्य लिख लेते हैं इस चीज को, निर्जमीकरण से तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके, निर्जमीकरण से तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके, है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखो, बता दूं मैं आप लोगों को, 30 मिनट तक गर्म करते हैं ना, तो 30 मिनट गर्म करके, निर्जमीकरण से तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 30 मिनट गर्म करके दूध में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या को बहुत कम कर दिया जाता है, यानी जीवाणुओं को मार देते हैं भाई, है ना, जीवाणुओं की संख्या को बहुत कम कर दिया जाता है। ठीक है भाई, संख्या को क्या कर देंगे, बहुत कम कर दिया जाता है, तथा बहुत अधिक
समय तक ठंडी अवस्था में रखा जा सकता है। अब देखो जीवाणु लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, तो उस कंडीशन में लंबे समय तक आप लोग इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। तथा लंबे समय तक ठंडी अवस्था में रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये था अपना निर्जमीकरण के बारे में एक सामान्य सी बात। अब इस निर्जमीकरण के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, किस प्रकार से जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, इन सब बातों को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बात आप लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।